अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम स्टीरॉइड्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और इसके हवाले से बहुत सारी खौफनाक बातें भी मशहूर हैं। स्टीरॉइड्स ऐसे केमिकल हैं जिनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं का गलत इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि जिस तरह से अगर एक हथियार है और वो फ़ौज के हाथ में है या मुहाफ़िज़ के हाथ में है तो ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर यही हथियार किसी चोर के हाथों लग जाए तो कत्लो गारत भी हो सकती है। स्टीरॉइड्स हमारे जिस्म में नेचुरली भी बनते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि इन स्टीरॉइड्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए या बेशी हो जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ कर सकती हैं। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें स्टीरॉइड्स देने पड़ सकते हैं, और जब ये स्टीरॉइड्स डॉक्टर देता है तो फिर ये कंट्रोल्ड सेटअप में होते हैं और डॉक्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करता है और कॉम्प्लिकेशंस पर नज़र रखता है। लेकिन अगर आप ख़ुद से इनका इस्तेमाल कर लें या किसी क्वैक के पास चले जाएं, नाम नहाद जो नीम हकीम ख़तरे जान होते हैं वो इनका गलत इस्तेमाल करके आपको नुकसान भी दे सकते हैं। और यही वजह है कि आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर बातचीत करेंगे। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अदनान जाहिद जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया दैट यू केम टू आवर शो। जिस तरह की मैंने बात की कि स्टीरॉइड्स बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, बॉडी में इनका एक अहम रोल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरह से बन रहे हैं और ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं बॉडी में। स्टेरॉइड्स जो हैं हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं, और ये जो एक प्रिकर्सर है विच इज़ द कोलेस्ट्रॉल। और अगर हम बात करें जो टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स की, उसमें वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको हम कोर्टिसोल या कोर्टिसोन कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरी अकसाम है स्टेरॉइड्स की, उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन है जो कि मेनली आपके ब्लड प्रेशर में और नमकियात को कंट्रोल करने में आपको हेल्प आउट करता है। और जो तीसरे नंबर पे जो कैटेगराइज करते हैं, वी हैव द सेक्स स्टेरॉइड्स दैट इंक्लूड्स जो मेल हार्मोन है विच इज़ अ टेस्टोस्टेरोन, देन वी हैव दिस फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आप इस तरह कह लें कि आपकी बॉडी में एनर्जी से लेकर आपकी सेक्सुअल हेल्थ से लेके आपकी ग्रोथ से लेके हर बॉडी फंक्शन में इनका ख़ास अमल दखल है। और ये स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी ख़ुद ही बना रही होती है, और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ये स्टेरॉइड्स बन रहे होते हैं, और ये इनको जो कंट्रोल कर रहा होता है विच इज़ द मास्टर ग्लैंड जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन में होता है। तो उधर से ही मुख्तलिफ सिग्नलिंग पाथवेज़ के थ्रू और मैकेनिज़म्स के थ्रू वो जो आपका मेनली जो आपका किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ ये स्टेरॉइड्स बनते हैं मेनली। उसके अलावा जो आपके जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एंड एस्ट्रोजन्स, वो आपके जो हैं टेस्टिस और उसमें ओवरीज में उनकी प्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। और ये सारा सिलसिला कार एक रेगुलेशन के थ्रू, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक चल रहा होता है। तो हर चीज़ म्याना रवि के साथ एक जिस्म उसको रेगुलेट कर रहा होता है, और जैसा आपने कहा कि एक्सेस होना या कमी होना उसके फिर डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं। सही। जैसा कि आपने कहा कि बॉडी में सब कुछ कंट्रोल हो रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कुदरती निज़ाम है कि सब कुछ चल रहा होता है, हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें स्टीरॉइड की कमी हो जाती है जिस्म में, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बताइए कि कमी के क्या अलामात होती हैं। काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स की कमी हो जाती है। लाइक अगर हम बात करें कि आपके डिपेंड करता है कि या तो पिट्यूटरी लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे उसकी कमी है डेफिनेटली। अगर ऊपर से हार्मोन नहीं आ रहा तो वो नीचे जो आपके जो ग्लैंड्स है उसको सिग्नलिंग नहीं मिलेगी, उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। ग्लैंड की इटसेल्फ के एड्रीनल ग्लैंड की या टेस्टिक जो आपके टेस्टिस या ओवरीज हैं जो कि मेल एंड फीमेल जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डिसफंक्शन की वजह से भी ये हो सकते हैं। जहाँ
तक उसकी कमी की बात की जाए क्योंकि क्या असरात होते हैं, डिपेंड्स। लाइक अगर हम बात करें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कोर्टिसोल है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर में, जिसको हम आम जुबान में जो स्टेरॉइड्स अगर हम बात करें जो कि मेनली जो यूज़ होते हैं, तो उसका जो कोर्टिसोल का जो अगर उसकी जो फंक्शन है वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, शुगर्स को रेगुलेट करना, आपको एनर्जी एक तरह से देना, तो इसकी कमी की वजह से आपका वज़न में कमी होना, लो ब्लड प्रेशर रहना, नोज़िया, वॉमिटिंग, वेट लॉस होना, मुख्तलिफ किस्म के इसके होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें आपका जो एल्डोस्टेरोन है विच इज़ एन अदर स्टेरॉइड हार्मोन मिनरलोकॉर्टिका, तो उसकी कमी की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम रहने लग जाता है। और जो तीसरा अगर हम सेक्स स्टेरॉइड्स की बात करें तो फिर उसके साथ आपके जो है सेक्सुअल हेल्थ के इश्यूज आने लग जाते हैं, इनफर्टिलिटी के, बांझपन के इश्यूज आने लग जाते हैं, ख़वातीन में जो है साइकिल्स के इश्यूज, उसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसके साथ देखा गया है। और इन सारे इश्यूज, इन सारे ये तो एक फिजिकल उसके एस्पेक्ट्स है ना, इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बड़ा सीवियर है। इसके साथ डिप्रेशन में, लो मूड स्विंग, मूड स्विंग और डिफरेंट किस्म के वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द साइकेट्रिक और द साइकोटिक इश्यूज दे कैन को एग्जिस्ट के इन कंडीशन के साथ हो सकते हैं। और इसमें हर हार्मोन के अगर हम डिटेल में जाएं तो ये तो एक आपको मैंने एक ग्रॉस फीचर्स बता दिए, तो बड़े उसमें आप ऐसे कह लें कि बोन हेल्थ से लेके आपके मसल हेल्थ से लेके आपके बीपी, शुगर्स, हर चीज़ में आपके जो स्पेशली द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसका बड़ा अहम रोल है उसकी मेंटेन करने में, कि उसकी यानी कि हम समझते हैं कि बस स्टीरॉइड्स हैं और इनका कोई स्पेसिफिक सा फंक्शन होगा, लेकिन जिस तरह कि आपने बताया कि सेक्सुअल हेल्थ पे इसका बड़ा रोल है, फिर ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में। और अक्सर जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि जी आप यखनी बनाकर पी लें या नींबू पानी पी लें। और इसी तरह अगर इनफर्टिलिटी है तो लोग खुद ही से टोटके कर रहे होते हैं और एक बेसलाइन टेस्ट होते हैं जो कि जाकर लोग खुद ही से करवा लेते हैं और कहते हैं नहीं हमारे ये सब कुछ ठीक है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये वाले जो हार्मोन्स हैं या केमिकल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं और डॉक्टर को ही पता है कि किस चीज़ की कमी से क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम देखें ये एक ना बड़ा एक आप कह लें एक स्पेशलिस्ट किस्म की फील्ड है। अगर हम हार्मोन्स की स्टडी की बात करें जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, तो ये अमूमन इसके लिए यू नीड टू डू द एक अलग से एक स्पेशलाइजेशन होती है और इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो इसकी अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है और वेदर योर ट्रीटिंग फिजिशियन इज़ कॉम्पिटेंट इनफ कि अगर आप उसको खुद एक उस तरह से आइडिया नहीं है जो आपके अमूमन जो अगर जीपीज़ या अगर हम मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें तो हर एक की एक डोमेन है ना, हर एक तो एट सर्टन स्टेज आपको यू हैव टू कंसल्ट द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। जिस तरह अगर आपको दिल का मसला है यू हैव टू गो टू द कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपने जाना है। तो इसी तरह अगर हार्मोन्स के इशू है तो आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जाके, और फिर इसके बड़ी एक आप कह रहे हैं एक्सटेंसिव किस्म की इवैल्यूएशन भी रिक्वायर्ड होती है जो इसकी टेस्टिंग होती है। इस तरह नहीं होता कि अगर आपका लेट से अगर किसी का बीपी कम आ गया तो आप कहा जी चलो जिसका बीपी कम है तो एक हार्मोन का टेस्ट कराया और यू स्टार्ट हिम और हर ऑन द स्टेरॉइड्स। तो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट करना पड़ता है और अगर आप एक स्टेप मिस कर लें तो आप पेशेंट की मैनेजमेंट में इसके काफ़ी बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो अगेन लोगों में अवेयरनेस होना कि उन्होंने इस मसले के लिए किस डॉक्टर को दिखाना है और फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो अगर डेफिशिएंसी है तो उसका किस लेवल पे डेफिशिएंसी है उसको असेस करना, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि बहुत ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर के पास भी एक पेशेंट आ जाता है और उसको लगता है कि इसको रेफ़र करने की ज़रूरत है तो वो रेफ़र कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि अगर आप जीपी सेटअप में जाते हैं, कोई लोकली डॉक्टर बैठा हुआ है तो वो खुद ही ये जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं इनको ट्रीट करना शुरू कर देता है और फिर पेशेंट की तरफ से भी कोई लापरवाही होती है। मैंने आज ही एक पेशेंट थी जो कि कहती हैं मैंने 3 साल पहले अपना थायराइड का टेस्ट करवाया था और मैं दवाई इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग कि हमारे कुछ पेशेंट्स की तरफ से भी निगलेक्ट है और कुछ हमारे डॉक्टर्स की तरफ से भी, स्पेशली मैं जीपीज़ की बात करूँगी। नॉट एवरीबडी इज़ द सेम, हर जगह ये नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी यही सेटअप रन कर रहा है कि आप रिटर्निंग पेशेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेशेंट आपके पास ही आता रहे और उस वजह से सही इलाज नहीं हो पाता। और इस पर आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सियालकोट से बात करूं। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी बेटी को सांस की प्रॉब्लम हो गई थी जी, तो उन्होंने स्टीरॉइड यूज की थी डेल्टा कॉटन। ठीक है। तो अब छोटी बेटी उसको भी थोड़ा सा इसका एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, वो पेडनीसोल की गोली यूज करती है कभी कभार जब सांस में वो सही। गला खराब होता है, एलर्जिक कफ होती है।
ये बेटनीसोल गोली और या डेल्टा कॉटन गोली ये देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो हर दफा रिकमेंड यही कर रहा है, तो लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि वो मैदे पे इफेक्ट करती हैं। ठीक तो है। काइंडली इस बारे में कोई गाइड कीजिएगा। अच्छा, आपके ख़ानदान में दमा है किसी और को? हाँ, ऐसा एलर्जी है, एलर्जी ठीक है, प्रॉब्लम है। एलर्जीज़ हैं। तो बच्ची का दमा जो है वो कंट्रोल्ड है इन दवाइयों से? नहीं, दवाइयों में से वो सेरिटाइड इनहेलर यूज करी या ऑप्ट्रा इनहेलर यूज कर रही हाँ, हैं। इन्हेलर से फ़र्क पड़ता है बच्ची को? हाँ, ये फर्क पड़ता है, लेकिन ये क्या इसका हल भी बता दें, क्या स्टीरॉइड ही मेन हल है इनका? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, इनके बच्चे को दमा है बच्ची को, और ये काफ़ी परेशान है क्योंकि बच्ची को स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये जो स्टीरॉइड इलाज के लिए दिए जाते हैं, क्या ये लेने चाहिए? और इन्हेलर्स में भी स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइडल इन्हेलर्स होते हैं, तो क्या वो भी इस्तेमाल करने चाहिए? जी बिल्कुल, स्टेरॉइड्स आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है, अगर स्पेशली इन एक्सपर्ट हैंड्स। जहाँ तक हम दमे की बात करें तो दमे की एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट है। दमा हो गया या किसी किस्म की एक एलर्जी होगी, उसमें जो स्टेरॉइड्स का रोल है वो बेसिकली एज एन इम्यून मॉड्यूलेटर आप समझ लें, या एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें एक उसका रोल एग्जिस्ट करता है। दमे में एक अलग से स्टेप लैडर अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि आप पहले एक स्टेप बाय स्टेप आप उसकी जो डोजेज है मुख्तलिफ किस्म के, उसमें शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, फिर डिफरेंट किस्म के इन्हेलर्स होते हैं, तो आप उसमें इन्हेल्ड स्टेरॉइड्स भी होते हैं। आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते हैं कि पेशेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स क्या है और उसको कितना आपने कब उसको टॉप अप करनी है उसकी मैनेजमेंट। जहाँ तक हम इस स्टेरॉइड्स का डेफिनेटली स्पेशली इन द एक्यूट एग्जैसरबेशन, जब किसी को एक्यूट दमे का अटैक है तो आप स्टेरॉइड देते हैं, बट अगेन दैट इज यूजुअली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि आपने यू स्टार्ट हिम और ऑन द स्टेरॉइड्स और आप उसको कंटिन्यू करें, तो वो आप यूजुअली यू गिव इन बर्स्ट कि आप उसको मे बी लाइक 1 वीक 2 वीक्स के लिए देते हैं, और बाद दफ़ा फिर आपको लेट्स से अगर थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए अगर यूज़ करना पड़ा है तो यू हैव टू टेपर इट डाउन, कि आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। तो अगर एक अगर इनका दमा जिस तरह इन्होंने कहा कि वो ऑन एंड ऑफ उनको स्टेरॉइड्स उसकी देने पड़ जाते हैं, तो उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो कि इनहेलर्स हैं उसको थोड़ा सा टॉप अप किया जाए, ठीक है। उसके साथ कुछ स्टेबलाइजर्स भी, कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिनका भी बड़ा अहम रोल है। तो एक डिटेल्ड एवेलुएशन विद पल्मोनोलॉजिस्ट, उसके साथ उसको देख के, और स्टेरॉइड्स को हमने रिजर्व रखना है फॉर द वेरी एक्यूट अटैक्स। हाँ। उसको हम डेली उसके लिए नहीं करना। हाँ, आजकल जो मौसम इस तरह का है कि डस्ट है, सर्दियों में थोड़ा सा देर इज़ अ वर्सनिंग ऑफ एस्थमा और इस तरह से एलर्जिक उसमें, तो उसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंट देने पड़ भी जाते हैं स्टेरॉइड। बट अगेन जिस तरह मैंने कहा कि उसको 1 वीक 2 वीक्स मैक्स, इससे ज़्यादा यूजली उसको रिजर्व ना रखें। और उसी तरह कि उसकी जो मैनेजमेंट है विद द नेबुलाइजर्स और द लॉन्ग एक्टिंग और ब्रोंकोडायलेटर या इनहेलर स्टेरॉइड्स के साथ उस पर जाएँ, और ओरल स्टेरॉइड्स का जितना इस्तेमाल कम से कम किया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा कि स्टीरॉइड्स डॉक्टर तभी देता है जब उसकी ज़रूरत होती है, और एस्थमा में एक स्टेप वाइज अप्रोच है जो कि डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, और अगर एस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो फिर हम ये स्टीरॉइड्स वाले इन्हेलर्स पेशेंट को देते हैं, और ये फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चों को ये स्टीरॉइड्स दिए जाएं तो आप एक स्पेसर इस्तेमाल करें। अगर आप स्पेसर इस्तेमाल करेंगे तो दवाई सही तरीके से आपके लंग्स तक पहुंचेगी, और जितने भी एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टीरॉइड्स के, जिस तरह की ज़ुबान पक जाती है या आपको ट्रेमर्स आने लगते हैं, ये सब अवॉइड किए जा सकते हैं अगर सही तरीके से स्पेसर को इस्तेमाल किया जाए। अच्छा डॉक्टर अदनान, ये तो वो केस हो गया जहाँ पर कंट्रोल्ड सेटअप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है स्टीरॉइड्स का, कि अगर इनका फॉलोअप ना किया जाए तो बच्चों में वेट गेन हो जाता है, कुछ उनकी बॉडी डी शेपिंग हो जाती है। और एक बड़ी इस हवाले से एक मशहूर फैमिली है जिनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया है, तो बच्चे की पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है। तो क्या इसमें डॉक्टर का निगलेक्ट है कि सही से देखा नहीं गया, या स्टीरॉइड्स के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जिनको आप नेगेट नहीं कर सकते? देखिए इनके जो बच्चों में अगर बात करें उसमें भी जो अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उसमें रैश, जो डायपर रैश या किसी किस्म की रैश हो तो उसमें बड़ा कॉमन यूज़ किया जाता है जो स्टेरॉइड्स की ऑइंटमेंट्स है और उसके साथ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन के जो कि आप प्रेजेंट करते हैं विद एक्सेसिव वेट। 2-3 साल का बच्चा है और आप कहें जी मैंने कोई मेडिसिन तो इसने कभी खाई नहीं, हाँ इसको रैश रहती थी तो उसके लिए हम इनको मुख्तलिफ बेटनोवेट, डर्मोवेट और हाई डोज में वो लगाते रहते थे सुबह दोपहर शाम इस तरह से। तो इवन दो कि वो एब्जॉर्प्शन
मिनिमल होती है, बट इफ इट्स कॉन्टीन्यूस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, के काफ़ी लंबे अरसे से अगर आप उसको दे रहे हैं तो फिर वो इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, और फिर उसके क्योंकि वो बड़ी हाई डोज में होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल, उसकी जो डोज है वो काफ़ी हाई होती है। जब उसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके बाद उसके बड़े डिजास्टर्स किस्म के साइड इफेक्ट्स आते हैं। और बच्चे में अगर हम बात करें कि वो इतने साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा प्रिवेल कर जाते हैं कि उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है। देयर लाइक देयर कैन बी इशू विद द हाइट ऑफ दैट चाइल्ड। उसके अलावा उसकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो सकती है, और वेट गेन के साथ फिर उसका ओवरऑल उसका बीपीज के मसले, शुगर्स के मसले, थिनिंग ऑफ द बोन्स के बोन थिन आउट हो जाती हैं। तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग जो उसके असरात हैं वो काफ़ी डिज़ास्टर किस्म के हैं। और जब आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत ही उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रही, उसकी हाइट नहीं ग्रो तो कर फिर पा रही, बहुत तो फिर सारे तो आप देखें कि प्रॉब्लम्स हो लाइफ लॉन्ग सकते हैं। ना सिर्फ उसकी मॉर्बिडिटी में इजाफा हो रहा है जो फैमिली के लिए, क्योंकि एक बच्चा है और उसके जो पेरेंट्स हैं उस पर कितना उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और स्ट्रेस है। तो यहाँ इस पर चीज़ कॉलर को है, उनको मद्देनजर शामिल रखना बड़ा करते ज़रूरी हैं। है। जी, जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी मैं बड़ी से बोल रहा हूँ ज़फ़्फ़ार बसी। ठीक है, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। मैं बड़ी से बोल रहा हूँ ज़फ़्फ़ार बसी। अच्छा, सवाल पूछिएगा, अगर हमें समझ आ गई तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी जी। जी, सवाल पूछे। मेरे बदल में हल्की हल्की खारिश है, जल्द पे हल्की की खारिश है। मैं 1 साल से दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। इनको खारिश है, ये मसला जो है वो स्किन से रिलेटेड है, लेकिन आप ये बता दीजिए डॉक्टर अदनान कि क्या अगर खारिश होती है तो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? बेटनोवेट बड़ी कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं अगर एंटी इच क्रीम के तौर पर, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए द थिंग इज़ कि अगर हम खारिश को इसको करें कि वेदर इट इज़ एक्जेमा है, डर्माटाइटिस है, अमूमन सर्दियों में बड़ा कॉमन है जो उसके जो इन्फेक्शन है दैट इज़ स्केबीज़, तो खारिश की पहले आपने कॉज को आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। अगर किसी को स्केबीज़ है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स इज़ नॉट द मेन द ट्रीटमेंट ना, उसके लिए आपने यू हैव टू डू जो मुख्तलिफ किस्म के एंटी जो उसकी ड्रग्स आती हैं, जो लोशंस होते हैं, वो आपने यूज़ करना है, हाइजीन पे अपना फोकस करना है और पूरी फैमिली को उस तरह से ट्रीट करना है। तो स्केबीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनका भी सवाल का जवाब था कि वो आइडेंटिफाई करने की क्या वजह है। जहाँ तक बात करें एक्जिमा या डर्माटाइटिस की, उसमें जो स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, बट अगेन जो हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो जिस तरह के कंट्रोल अंडर द एक्सपर्ट एडवाइस आपने वो करने हैं, ठीक है। अगर आप एक क्रीम का एक दफ़ा आपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने आपको एक क्रीम मेंशन कर दिया और आप सुबह दोपहर शाम सालों साल वो लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके वो असरात आएंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा आई नो कि जी जो स्किन की एलर्जीज़ हैं, खासकर डर्माटाइटिस एक्जिमा वगैरह, वो उस तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते फॉर सम रीजंस। तो उसके लिए ये है कि आपने जब स्पेशली उसका जो फ्लेयर है, एक्यूट वर्सनिंग है, उसके लिए आप स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद अगेन एज पर योर डर्माटोलॉजिस्ट एडवाइस को आपने उसको फर्दर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। बट अगेन ये नहीं होता कि एक दफ़ा उन्होंने क्रीम आपको मेंशन कर दिया और आपने बस लाइफ लॉन्ग वही लगाते रहें और उसका अननेसेसरी उसका यूज़ करें, तो फिर डेफिनेटली उसके साइड, इवन दो कि जो टॉपिकल है उसके इस तरह से स्पेशली व्हेन यू ग्रो ओल्डर, तो उस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। बट स्टिल कोई सा भी मसला हो, आपने जो उसकी एडवाइस लेनी है एज़ पर द एक्सपर्ट्स वो करनी है और उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है। बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा कि ये जो खारिश है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, इस पर मैं मज़ीद बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं अकाड़ा से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिएगा। जी मैंने ये पूछना था कि ना मेरा वेट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपकी एज क्या है? मेरी एज 20। अच्छा, और वज़न कितना है आपका? 70 किलो। ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? कोई थायराइड के टेस्ट हुए हैं? जी टेस्ट वगैरह करवाएं, बिल्कुल ठीक है सारे। ठीक है, इसके साथ कोई और मसाइल भी आ रहे हैं जैसे कब्ज़ रहती हो या नींद ज़्यादा आती हो? नहीं नहीं, और कोई मसला नहीं, बस वेट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रहा ठीक है, ख़ानदान में किसी को शुगर है? शुगर का टेस्ट हुआ है? नहीं नहीं। अच्छा, वॉक वगैरह करती हैं? जी वॉक करती हूँ और डाइट वगैरह भी थोड़ी फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा? जी नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर अदनान, वेट गेन की क्या वजूहात हो सकती हैं? इन्होंने कहा कि इन्होंने टेस्ट करवा लिए हैं और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया, तो क्या एक टेस्ट पे हम रिलाई कर सकते हैं? क्या हर टेस्ट जो है वो आपको थायराइड प्रॉब्लम्स या दूसरे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में बता सकता है?
जहाँ तक वेट की बात की जाए, इसका ताल्लुक हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ है, ठीक है। और अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें तो मेनली द थायराइड इज़ द हार्मोन जो कि आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड अगर है और उसमें फिर आप उसको पेशेंट को एसेस करते हैं, जो उसका मेन हम करते हैं दैट इज़ द TSH, लेकिन उसके साथ जो पूरी थायराइड प्रोफाइल है उसको भी हमने देखना होता है कंपोनेंट, और उसको इंटरप्रेट करना होता है। जिस तरह इन्होंने कहा इनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, इसके साथ जो दूसरी वजूहात अगर हम मेडिकल इसके रीजंस देखें तो उसके साथ आपका जो दूसरा हार्मोन है लाइक कोर्टिसोल की हाँ, एक्सेस, cortisol is उसके very साथ बड़ा important. इंपॉर्टेंट एक होता है। उसके साथ जो दूसरे फीचर्स आ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का ज़्यादा होना, पेट पे कुछ धारियों का आ जाना, ठीक है, एक जिसको हम ना मून फेस बोलते हैं, ये उसके फीचर्स होना, या पीछे आपकी जो नेक है वहाँ पे एक पाउच ऑफ फैट हो जाता है, ठीक। तो मुख्तलिफ उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं अगर वो कोर्टिसोल की एक्सेस की वजह से इनका वो बन रहा है, जिसको हम कुशिंग वाइट फीचर्स कहते हैं। दूसरा हमने ये देखना है कि कोई ये ड्रग हिस्ट्री तो नहीं है जो कि वेट गेन कर सकती है। सही। साथ साथ जो फिर जिस तरह आपने भी पूछा कि लाइफस्टाइल और आपका फैमिली जो जेनेटिक्स है वो कैसी है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी है कि आप वेट गेन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लोग स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली डाइट का, डेली एक्टिविटी का बड़ा अहम रोल है। तो ऐसे पेशेंट जिनका वेट बढ़ रहा और हम सारे उनको देख लेंगे उनका डाइट कंप्लायंस भी है, लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, थायराइड को हमें देखना चाहिए। उसके अलावा फिर हमें जो दूसरा हार्मोन है जो कोर्टिसोल का जो एक्सिस है उसको हमने इंटरप्रेट करना है कि उसकी वजह से तो नहीं ये मसले आ रहे, फिर उसके एसोसिएटेड जो उसके साइंस और सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वो देखते हैं। और इसकी फिर थोड़ी सी टेक्निकल किस्म की एक ना एवेल्युएशन होती है। कुछ टेस्ट हम करवाते हैं जिसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि वो रात को गोलियां खाए और अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे अपना कोर्टिसोल लेवल्स चेक ठीक है। करें। उसके अलावा जो थायराइड की जिस तरह मैंने बताया, उसके अलावा थायराइड के एक प्रोफाइल के साथ एंटी-TPO जिसमें हम हाँ, देखते हैं कि आपका जो एंटी थायराइड। ऑटोइम्यून आपकी टेंडेंसी तो नहीं है कि जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा थायराइड आधा ठीक होता है, आधा लाइक नॉर्मल होता ऑटो है, जिसको हम सब एंटीबॉडीज क्लिनिकल होती हैं। हाइपो कहते हैं। ठीक। एंटी-TPO पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में भी बाज़ दफ़ा हम पेशेंट को स्टार्ट यानी करते हैं कि अगर थाइरोक्सिन के आपकी लिए। खुराक जो है वो नॉर्मल है, आप एक्टिव भी हैं, लेकिन फिर भी आपको वेट गेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई अंडरलाइंग इशू है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और ख़ुद से टेस्ट ना करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको जो टेस्ट रिक्वायर्ड है वो आपको लिखेगा। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा। मेरा नाम महानूर है, मैं मर्दान से बात कर रही हूँ। जी मानूर, सवाल पूछे। जी जो है ना वो मेरा कुछ दिन जो है वो मेरा कुछ दिन से नज़ला जुकाम था, उसके बाद वो मैं ठीक हो गई थी, मुझे दोबारा हो गया नज़ला और मुझे कपिंग भी होती है। अब वो कुछ कल रात से जो है वो मेरा जो मैदा है और इस जगह से जब मैं कपिंग करती हूँ तो वहाँ दर्द होता है। अच्छा ठीक है, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? नहीं, जो पहली बार नज़ला हुआ था तो डॉक्टर के पास गई थी, उसने जो दवाइयाँ दी थी वो इस्तेमाल की, तो करके अभी उस कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम लोग हार्मोनल इश्यूज पर बात करें, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी, नज़ला ज़ुकाम था, उसे खांसी इनको होती रही है, अब इनको कॉफ कर करके थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, फिर कुछ इन्होंने मेडिकेशन इस्तेमाल की है जिससे इनको मैदे में दर्द हो रहा है। इसमें जो जिस तरह इनकी अलामात हैं उसमें, और जिस तरह जो एक सीज़न एक चला हुआ है उसमें जो टॉप ऑफ द लाइन है इन हर केस दैट इज़ अ साइनोसाइटिस, लाइकली साइनोसाइटिस है जिसमें आपका साइनसिस का इन्फेक्शन होता है और उसमें फिर आपको ऑन एंड ऑफ ये फ्लू के और इस तरह के नेज़ल ड्रिप के और नेज़ल स्टफ़ी नोज, इस तरह के मुख्तलिफ फीचर सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखना ज़रूरी है कि इनकी एलर्जी टेंडेंसी तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ऑन एंड ऑफ ही होता है हे फीवर जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए एक्सरे हम साइनसिस का करवा के देखते हैं कि उसमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस के या उसके साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन के फीचर्स तो नहीं आ रहे। तो बाज़ दफ़ा अगर उनमें एक्टिव साइनोसाइटिस है और उसके साथ भी ये जो कफ है इट स्टेज, वो काफ़ी अरसे तक रहती है, तो उस केस में आपको एट टाइम वीक से लेके बाज़ दफ़ा मंथ्स तक भी कुछ एंटी जो हिस्टामीन है या एंटी एलर्जी का वो मेडिकेशन लेनी पड़ती है। कुछ स्प्रेज वगैरह भी होते हैं जो कि आपकी जो नेजल कंजेशन है उसमें आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉज, और लाइकली मैं इनको ये एडवाइस करूँगा कि ये अपना अगर इनका एक्सरे नहीं हुआ हुआ है तो एक्सरे साइनसिस करवाएं और साइनोसाइटिस को देखें, उसके साथ फिर इनको लाइकली जो स्टार्ट करना पड़ेगा एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक फॉर सम टाइम। और थोड़े से जो देसी टोटके हैं वो भी कर लें, जिस तरह कि आप जो शानदा पी सकते हैं जड़ी बूटियों वाला,
और आप स्टीम ले सकते हैं, उससे भी अफाका होगा। इस तरह से ह्यूमिडिफायर, या अगर आपके कमरे में हीटर लगा होता है तो उसके ऊपर आप पानी रख सकते हैं, तो उससे ये खांसी जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और जो दर्द हो रहा है वो खांस खांस कर हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं साहिबा से बात कर रही हूँ, कायनात। जी कायनात, सवाल पूछिएगा। जी मैंने ना अपनी मदर के बारे में बात करनी है। जी। उनकी ना 60 साल उम्र है, 60 ईयर, और उनको शुगर है, उनको ना दमा है 40 साल से। अच्छा, में ठीक और है। वो ना 2015 में उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें ना डॉक्टर ने स्टेरॉइड दी थी, रेपिकार्ड। ठीक है। तो वो ना 8 साल से, मतलब अब तक वो रेपिकार्ड खा रही हैं 2 लगातार। अच्छा, ठीक तो है। वो जैसे ही रेप्लिकार्ड छोड़ती हैं, मतलब अगर अम्मी कहें कि मैं आधी कर लूं, मतलब कि 1.5 कर लूं, तो वो तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इस डर से। मतलब उनको अब डर हो गया कि मैं अब दवाई मतलब कम करूंगी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, कितने अरसे से खा रही हैं दवाई? 2015 से खा रही हैं, 8 साल हो गए हैं। अच्छा, किसी डॉक्टर को भी दिखाती हैं वो, या खुद से ही खाए जा रही हैं? डॉक्टर को भी दिखाती हैं, वो कहना कि हाफ मतलब कम करना शुरू करें थोड़ी थोड़ी ना, तो करने से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब उन्हें शुगर भी हो गई है। सही, और ठीक है। और उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है अक्सर ना। अच्छा, ठीक है। तो किसी दिल के डॉक्टर को भी दिखाया है? जी, दिल के डॉक्टर को दिखाया था, उनकी ईसीजी भी करवाई थी, वो नॉर्मल है उनके। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और उनका बीपी भी हाई हो जाता है, ये मैंने बात आज ना 1 हफ्ते से उनका बीपी भी हाई होना शुरू हो गया। ठीक है। 150, अभी इम्प्रेस गोली खा रही हैं। अच्छा, ठीक है, इनहेलर भी ले रही हैं। ठीक है। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? इनहेलर्स लाइकली, इनहेलर कौन सा इनके, वेंटोलिन वगैरह इनहेलर्स हैं इनके? सालमी काट ले रही हैं, ठीक एक टाइम दिन में 1 दफा लेती हैं, और टायोवीज भी लेती हैं दिन में 1 टाइम। ठीक इसके है, अलावा जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तो आटम और क्लैनल की स्टीम लेती हैं, वो नेबुलाइज करती हैं उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी देखिए, अक्सर बाज़ दफ़ा जिस तरह आपने भी मेंशन किया था, जो एक पहले भी हमने सवाल लिया कि बार बार ये जो दमे का अटैक है, इसमें जो बहुत बड़ी एक रीज़न होती है जो फॉल्टी टेक्निक ऑफ द इनहेलर्स, उसी को हमने मिनिमाइज कि आप इनहेलर को सही तरीका नहीं आता अक्सर मरीज़ों को यूज़ करने का, जिसकी वजह से वो डोज है वो पूरी तरह डिलीवर नहीं हो पाती। उसको काउंटर करने के वी हैव दिस स्पेसर डिवाइस कि वो कनेक्ट हो जाती है, उसके ज़रिए आप पफ करके उसके ज़रिए सांस लें, ताकि आपकी मैक्सिमम जो ड्रग की डिलीवरी हो वो आपकी एयरवेज तक हो। और अगेन जिस उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने उसको देखना होता है। बाज़ दफ़ा वही मोंटेलू कास्ट उस टाइप की मेडिकेशन होती है इन पेशेंट में, क्योंकि लाइक इट्स बिन 9 ईयर्स के ये स्टेरॉइड्स पर हैं, और 2 mg इज द सुप्राफिजियोलॉजिकल डोज, ये थोड़ी सी हाई डोज पर है। तो अब ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गई हैं, और जो इनके जो असरात जो जिस तरह बता रहे हो, इतने सालों से अगर कोई मरीज़ ले रहा हो तो उसमें जो कॉर्टिसोल एक्सेस के जो सिम्टम्स हैं कि बीपी हाई हो जाना या शुगर्स हाई हो जाना, वेट गेन होना, वेट गेन होता है तो सारी चीज़ें साथ आती है। बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ना सॉल्ट रिटेन करने लग जाती है, फ्लूइड रिटेन करने लग जाती है, वेट गेन होने लग जाता है, गैस्ट्राइटिस मैदे का मसला ज़्यादा रहने लग जाता है, आपकी बोन थिन आउट हो जाती है। तो सारे इश्यूज हैं, और ये एक सर्कल चल रहा होता है। अब ये इनकी बॉडी पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई है, और इनकी बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है स्टेरॉइड बनाने का, वो एक तरह से सो चुका है। तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए स्टेरॉइड्स को ऑफ करना। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि इनकी डोज को थोड़ा सा कम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही वो कम करते हैं उनको लगता है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसमें हम बाज़ दफ़ा हम ये कर सकते, क्योंकि इनके लिए 5 mg इज़ मोर देन इनफ। लाइक 5 mg इनकी जो डोज है स्टेरॉइड की वो इनको मिलेगी अगर वो इनका दमा अगर कंट्रोल में रहे, ठीक है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्टेरॉइड के साथ कोई मल्टीविटामिन एक प्लेसिबो इफेक्ट कर दें कि अगर पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है कि जी 2 गोलियों से मैंने जैसे ही कम किया मेरी तबीयत, तो वो करके भी हम एक ट्राई कर सकते हैं कि मरीज़ को हम 2 ही गोलियां दें, लेकिन उनकी उसमें मल्टीविटामिन और एक उसके साथ करके मिक्स करके उसको ट्राई करके देख ले, क्योंकि अगेन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक टैबलेट उससे मोर देन इनफ, तो वो उससे पूरी हो रही है। तो 2 गोलियों से उसके हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं बजाय ये कि पेशेंट की तबीयत स्टेबलाइज हो। और जिस तरह कि आपने कहा कि एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो चुकी है, मरीज़ा को लगता है कि जब मैं ये दवाई कम करती हूँ तो मुझे इसके इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं, तो हम ये रिकमेंड करते हैं नाजरीन कि आपने ख़ुद से दवाई कभी भी कम नहीं करनी है। स्टीरॉइड्स को ना आप ख़ुद से शुरू कर सकते हैं, ना ही आप इनको खुद से बंद कर सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी डोज को एडजस्ट करेगा, आराम आराम से टेपर ऑफ करेगा, तो ये जो तमाम साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और इनकी दवाई जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, इनका प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मदीहा लाहौर से। जी मदीहा, सवाल पूछिएगा। जी डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा, और मेरे 3 सवाल हैं। मेरा MBR हुआ था हार्ट का, ठीक है। ठीक है। जो इंसिजन है मेरी चेस्ट पर
उस पर किलॉइड बन गया है अच्छा, ठीक है। और तकरीबन 1 साल से। तो मुझे कहा गया है कि यहाँ पे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगेगा जिससे ये रिड्यूस होगा। सही। और मैंने उसी हवाले से पूछना था, नंबर 1 कि मैं वाफरिन ले रही हूँ, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन इश्यूज भी मुझे आ रहे हैं, पीरियड साइकिल भी मेरे डिस्टर्ब है, वाटर रिटेंशन भी हो जाता है बॉडी में। तो क्या इस स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदे होंगे इससे, और फिर ये कि इसकी कितनी बार डोज लेनी होगी? तो इसी बारे में मुझे मुकम्मल जानना है, क्या मैं ये काम लगवा लूं या इसको क्विट कर दूं? सही। एज क्या है आपकी? मेरी एज 48 है। अच्छा, ठीक है। और दिल का आपको मसला था कोई? जी, वेल रिप्लेस हुआ मेरा वाइटल। ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये किसी स्किन स्पेशलिस्ट से आपने बात की है जिन्होंने आपको ये रिकमेंड किया है? जी, स्किन स्पेशलिस्ट से ही मैंने बात की थी, लेकिन आउटडोर पेशेंट बन के की थी, प्राइवेट में अभी किसी के पास नहीं गई। तो उन्होंने ये बोला कि ये उससे रिड्यूस हो सकता है, इसकी एक थेरेपी ये भी है। तो मैंने अभी कहीं भी नहीं गई, मुझे यही पूछना था क्या मैं इसको लूं या ना लूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन इशू आ रहा है, पीरियड साइकिल मेरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं यही पूछना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर अदनान, हमारे बड़े मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं और आप कहेंगे कि ये डरमा के सवाल भी मुझसे पूछ रहे हैं और एस्थमा के भी मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली चूंकि हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका बहुत ही वाइड स्प्रेड जिस्म में जो मुख्तलिफ उसके फंक्शंस हैं उसके साथ भी ताल्लुक है, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो स्टीरॉइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं तो क्या ये करने चाहिए, ऑल्दो कि इनको डॉक्टर ने ही बताया है, और कीलॉइड्स जो हैं वो हर पेशेंट पे नहीं बनते, किसी किसी में बन जाते हैं, उनमें टेंडेंसी होती है। तो क्या अगर डॉक्टर इनको कह रहे हैं तो इनको लगवा लेने चाहिए, जबकि ये कह रही हैं कि मुझे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं? जिस तरह उन्होंने कहा इनकी सर्जरी हुई थी, MBR हुआ था, उसके बाद जो उसका स्कार मार क्रोनिक स्कारिंग की वजह से उसके ऊपर अब एक किलोइड बने। अगेन दैट इज़ द ट्रीटमेंट, यू हैव टू डू इट, ये आपने करना है। और जिस तरह उन्होंने ऑलरेडी एक स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने स्टेरॉइड, क्योंकि अमूमन किलोइड में द ट्रीटमेंट इंट्रा लीजनल स्टेरॉइड ही हम उसको वो करते हैं जो कि रिग्रेस कर देता है किलोइड की उसको, तो डेफिनेटली उन्हें करवाना चाहिए। जहाँ तक इंजेक्शन, 1-2 इंजेक्शन उसके साथ इवन अगर आप 1-2 हफ्ते भी अगर किसी भी मसले के लिए कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उस तरह के उसके साइड इफेक्ट्स वो नहीं आते। देखें, दैट इज़ एन इंडिकेशन। अगर आपको दमा है या कोई आर्थराइटिस है, किसी भी मसले के लिए अगर आप वक्ती तौर पे शॉर्ट बर्स्ट में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स वो नहीं आते, वो उस तरह, बल्कि वो उस वक्त उसकी मैंडेटरी है, वो उसकी ट्रीटमेंट है। तो ये बिल्कुल भी अपने माइंड में ना रखें कि स्टेरॉइड्स का नाम हो कि जी मैंने एक इंजेक्शन लगाया या 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट की, इसके तो साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, वो उस वक्त उसकी जो ट्रीटमेंट है उस डिजीज़ की वो रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह कुछ पेशेंट्स हैं जिनको आर्थराइटिस के लिए बाज़ दफ़ा इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स के ट्राइमसिनोल मुख्तलिफ किस्म के स्टेरॉइड्स है वो रिकमेंड होते हैं। तो अगेन दैट इज़ एन इंडिकेशन, वो आपने करवाना है, वो आपकी जॉइंट की स्वेलिंग को कम करेंगे, आपकी जो पेन की सिविरिटी है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन 1 या 2 इंजेक्शन उसके साथ आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते। अच्छा नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद आपको ये बताना है कि स्टीरॉइड्स अगर डॉक्टर दे रहा है तो वो सोच समझ कर दे रहा है और वो आपके जिस्म को ज़रूरत है इसलिए दे रहा है। स्टीरॉइड्स तब आपको नुकसान देते हैं जब आप खुद से उनको इस्तेमाल करते हैं, खुद से उनको स्टॉप करते हैं, या फिर जो इस तरह के डॉक्टर्स दे रहे हैं जो कि पेशेंट को लगा देते हैं। तो अगर आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिस पर आपको भरोसा है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि उसके इलाज से आपको फाका हो रहा है, तो फिर स्टीरॉइड जो हैं वो आपके इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स उस तरह से नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तब आते हैं जब आप साल हर साल ये स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एग्जैक्टली इसी तरह है कि एक चीज़ की देखें, जब ज़्यादती हो जाएगी और अननेसेसरी कि उसका कोई नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना स्टेरॉइड्स के साथ डेफिनेटली एक वंडरफुल ड्रग है, एक मैजिक ड्रग है, उसके साथ पेशेंट की वेल बींग बहुत बेहतर होने लगी है, पेशेंट का एनर्जी लेवल, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें वो काफ़ी रिमार्केबल चेंजेस महसूस करने लग जाता है। तो उसके बाद पेशेंट को लगता है फिर ना, जब एक चीज़ आपको दैट थिंग मेक्स यू फील गुड, तो फिर आप उसको यू कीप टेकिंग दैट ड्रग, तो आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसला यही होता है कि वो आपने अगर उसकी वजह से आपको उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने एज़ पर द डॉक्टर एडवाइस, और हर चीज़ के एक्सपर्टीज़ हैं, अगर किसी को जोड़ों का मसला है और बाज़ जो जोड़ों की और इसकी बीमारियाँ होती है आर्थराइटिस की, जो क्रिमेटोलॉजी से मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको देख रहे होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स भी आती हैं
जो कि आपको आपको आर्थराइटिस में हेल्प आउट करती हैं, और स्टेरॉइड्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हमने रिजर्व रखे होते हैं फॉर द एक्यूट फ्लेयर, जब एक्यूट बहुत ज़्यादा मसला बिगड़ रहा हो, और वो शॉर्ट बर्स्ट के उसके साथ होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हु इज़ योर ट्रीटिंग फिजिशियन, कि आपके जो डॉक्टर हैं वो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, आर्थराइटिस के लिए रूमेटोलॉजिस्ट के उसमें है, अगर आपका ऑर्थोपेडिक का कोई मसला है उसके लिए, स्किन स्पेशलिस्ट, तो वो आपको एक प्लान्ड उसमें वो दे रहे होते हैं शॉर्ट उसमें। तो उसमें अगेन क्योंकि वो डिजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके साइड इफेक्ट अगर हल्के फुल्के आए भी तो वो ट्रांजिएंट टेम्पोरेरीली तौर पर होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे वो स्टेरॉइड आप बंद करेंगे तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है जो कि इट कम्स इनटू प्ले, और फिर वो आपको हेल्प आउट करता है। बिल्कुल, और ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि डॉक्टर कभी भी स्टीरॉइड उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती। वो पहले देखता है कि पेशेंट को किस दवाई की ज़रूरत है। अगर उस दवाई पर वो कंट्रोल नहीं हो रही है प्रॉब्लम, तो वो तब स्टीरॉइड पे जाता है। फिर स्टीरॉइड की ख़ास डोज इस्तेमाल की जाती है जो कि डेंजरस नहीं होती है। और जिस तरह कि आपने कहा कि ये एक मैजिक ड्रग है, इससे ज़िंदगियां बचाई जाती हैं, एमरजेंसी में इसका बड़ा इस्तेमाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर अदनान, हमने देखा है कि बहुत सारे क्वैक्स भी ऐसे हैं जो कि स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, और पेशेंट इस पे, जिस तरह के कहा हमने, कि एडिक्ट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि डॉक्टर मुझे ताकत वाला टीका लगा दें। तो ज़रा ये ताकत वाला जो टीका है इसके मतलब बताइएगा, ये लगवाना चाहिए? बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमें टीका लगा दें क्योंकि उससे हमें आराम आ जाता है। तो ये कौन सा टीका है और इससे कैसे आराम आता है? देखें, जो ये अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कि हमारे यहाँ लोगों की अवेयरनेस, एजुकेशन उस तरह से नहीं है, हमारा हेल्थ सिस्टम उस तरह से नहीं है, स्पेशली द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो जीपीज़ हैं उसमें इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, और बाज़ दफ़ा क्वैक स्पेशली, ठीक है, तो वो जाते हैं किसी भी उसके पास, और वो एक शॉर्टकट के तौर पे उसने वो स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा गया, वक्ती तौर पे पेशेंट को आराम आया, उस क्वैक की उसकी भी वो हुई, पेशेंट सेटिस्फाई हुआ, वो घर गया, लेकिन उसका शॉर्टकट एक उसके वक्ती तौर पे तो आपको आ गया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर दूसरे तीसरे दिन आप जाके वही ताकत वाला इंजेक्शन लगाने चाह रहे हैं, जिससे आपके एनर्जी लेवल वक्ती तौर पे तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस पर यूज हो रही है, डिपेंडेंट हो रही है। फिर जैसे ही आप, अगर उसके थोड़े दिनों के बाद आपको फिर महसूस होगा, और फिर आपकी जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी जो अंदर से खुद स्टेरॉइड बना रही है वो सो जाएगी, उसका मैकेनिज्म दब जाएगा, सप्रेशन हो जाएगी, और फिर वो इंजेक्शन जो कि शुरू में आपको एक अच्छा उसका फीलिंग देता था, उसके बगैर फिर वो एक तरह से आपकी ऑक्सीजन बन जाएगा, उसके बगैर आप रह नहीं सकेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को, आपकी इंटरनल हेल्थ को, उसके पे उसके बड़े हार्मफुल और डिजास्टर्स किस्म के इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अदनान, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, और मैंने अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा है कि बहुत सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स भी गलत मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम्हारे मसल नहीं बनेंगे जब तक तुम ये दवाई इस्तेमाल नहीं करोगे। कहाँ से मिलेगी? ये मुझसे ही मिलेगी, तो ये तुम इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और बहुत सारी जो यंग बच्चे हैं, लड़के स्पेशली, वो उनको फैसिनेट करता है कि बॉडी बनी हुई हो, और उनके बहुत सारे रोल मॉडल्स होते हैं, तो वो ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये इस्तेमाल करना चाहिए? चाहे आपका जिम इंस्ट्रक्टर भी आपको कह रहा है कि ये स्टीरॉइड्स बताकर नहीं वो करता, अनफॉर्चुनेटली वो कहता है कि ये दवाई है, ये आप इस्तेमाल करो और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो क्या ये इस्तेमाल करने चाहिए और ये किस कदर नुकसानदेह हैं? देखिए, मेनली जो स्टेरॉइड्स की जो दूसरी किस्में हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, जो अगर ये कॉर्टिसोल की इसकी बात करें, सस्ता स्टेरॉइड्स है, इजीली अवेलेबल है, टैबलेट्स हैं जो आपके डेल्टा कॉर्टिल के नाम से आते हैं एक डब्बे, तो वो बड़े इजीली आप 4-4, 5-5 वो करते हैं कि आपका वेट गेन होने लग जाता है, और इस तरह से आपकी वेल बींग बेहतर होने लग जाती है। लेकिन अगर हम एक मोर स्पेशलाइज इसमें चले जाएँ, जिनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं, और वो दे मिमिक द टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द सेक्स स्टेरॉइड, उसको मिमिक करते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है कि हम जो कहते हैं एप्स उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड में, अपीयरेंस एंड द परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स। और आपने एक नाम सुना होगा वाडा, एंटी डोपिंग, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इसको खासकर एथलीट्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। बट अगेन एक जो अगर हम बात करें ना, कि अगर ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड, स्पेशली द टेस्टोस्टेरोन मिमिक ड्रग्स के, जो कि आपका मसल मास बढ़ाती है, आपका जो फैट है उसको कम करती है, आपकी जो ओवरऑल वेल बीइंग है, एनर्जी लेवल है उसको बेहतर करती है, बोन को एक बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, तो ये पूरी एक स्पोर्ट्स की एक साइंस है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो सर्टिफाइड जो स्पोर्ट्स जो इसकी फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं वो उस तरह से नहीं है। तो अगर आप बात करें कि जिम इंस्ट्रक्टर्स या कोई वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं से पढ़ लिया सुन लिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो यूज़ हो रही है लेकिन वो बड़े स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में हो रही है और उसका भी एक ना बड़ा एक लिमिटेड उसमें उसका एक वो कंट्रोल है और उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली उसको वो एडवाइस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन का उस तरह से नहीं। तो बाहर से आपने एक सुन लिया कि इसके रिजल्ट्स हैं, आपने खुद उसको स्टार्ट करने लगे, जिसमें आप बात करें ओरल भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के आपको इंजेक्शंस लगाने लगे कि, और खासकर जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो देखते हैं कि जी उनका एनर्जी लेवल, स्टेमिना, उनका जो मसल मास है वो बढ़ने लग गया। तो जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो फिर वो और उनको मोटिवेट करता है और दे कीप डूइंग हैविंग दोस इंजेक्शन। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? मेरा नाम युसरा है, सवाबिक से बात कर रही हूँ जी, सवाल पूछे। मेरे अब्बू का जोड़ों का मसला है ना, तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाह रही थी कि इसका क्या रीजन है, ये क्यों ऐसा होता है ना। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपके फादर की? जी, उम्र क्या है आपके वालिद साहब की? मेरे कोई 58 साल या 60 साल की है। अच्छा, किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं जोड़ों के मसले के लिए? हाँ, वो एक है यहाँ पर है सवादी में। अच्छा, सारे जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं या कोई स्पेसिफिक जॉइंट्स हैं? सारे जोड़ों का मसला है या किसी खास जोड़ का मसला है? नहीं, वो घुटनों का मसला है, ये ज्यादा घुटनों का मसला। अच्छा ठीक है, चल फिर नहीं सकते? नहीं, वो नहीं चल फिर सकते। अच्छा, कोई दवाई वगैरह दी भी है इसके लिए उनको? हाँ जी, वो जो डॉक्टर दे रहे हैं ना टेबलेट, तो उससे फर्क नहीं पड़ा? नहीं, वो बस इनका कोई एक्सरे भी हुआ है? हाँ हुआ है जो, मगर वो तो कह रहे कि इसमें वो जो होते हैं ना वो नहीं होते, वो इसमें पानी जो होते हैं ना वो नहीं है। जी, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, 58 साल इनकी उम्र है, जोड़ों का इनको मसला हो गया है और साइनोवियल फ्लूइड वगैरह जो है वो मेनली जो इनके जो अलामात हैं, कीपिंग इन माइंड द एज, तो उसमें जो है जो कि काफ़ी कॉमन मसला होता है जो एज के साथ एक चल रहा होता है, दैट इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपकी बोन्स के दरमियान में जो कार्टिलेज है, वियर एंड टियर उसकी हो जाती है, जो बोन्स हैं वो साथ फ्रिक्शन उनकी रगड़ की वजह से और फिर उनकी डीजनरेशन हो जाती है। तो एक नेचुरल एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। कुछ लोगों में वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट होता है, स्पेशली जिन लोगों में अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री हो या अननेसेसरी उस पर बर्डन या इस तरह से जॉइंट की वियर एंड टियर की हो उसमें हो। तो एक्सरेज के बाद जिस तरह उन्होंने कहा कि उसमें लाइकली जो लग रहा है आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, तो उसमें जो इसकी जो ट्रीटमेंट जो अक्सर देते हैं कि कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे दिए, फिर किसी स्टेज पे वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लगाते हैं जोड़ में, जो काफ़ी पेशेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा पीआरपी एक रिलेटिवली न्यू ट्रीटमेंट के जिसमें वो आपको इंजेक्ट करते हैं, लेकिन जो इसका अल्टीमेट इलाज है वो है नी रिप्लेसमेंट। उसके अलावा इसका कोई अनफॉर्चुनेटली उसका वो नहीं है। सारे वक्ती तौर पर आपको आराम भी मिल जाएगा, दर्द की शिद्दत भी कम हो जाएगी, लेकिन जिस तरह 58 ईयर्स एज है तो अगर इन्होंने और अभी से अगर इनकी लाइक चलना फिरना कम है तो फर्दर इसके लिए जो रिकमेंडेड है दैट इज़ द नी रिप्लेसमेंट्स, कि वो इसका अल्टीमेट वो है कि जिसमें जो बेसिकली जो आपका जोड़ है उसको रिप्लेस कर देते हैं, लाइक जिसकी वजह से जो आपका ये पेन है इसकी उसमें और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, यानी इसमें भी मेडिसिन से स्टार्ट किया जाता है, फिर कुछ आपने कहा कि स्टेरॉइड का भी रोल है, फिर थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी का डेफिनेटली, कि वो जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जॉइंट पे उसका जो इम्पैक्ट है वो कम पड़े। और बिल्कुल एज के साथ भी एक वेयर एंड टेयर जो है वो होती रहती है, तो इसकी वजह से बोन्स अफेक्ट हो रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर अदनान, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था कि हमने कहा कि किस तरह से लोग इस स्टीरॉइड को मिसयूज करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, और आपका मैसेज आई थिंक यही था एंड आई एम श्योर कि यही है कि खुद से आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर एक कंट्रोल्ड सेटअप में किया जाए, और जिस तरह कि आपने कहा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में इसका रोल है, लेकिन वहाँ पर भी इस पर चेक रखे जाते हैं, और बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनको गेम से आउट कर दिया जाता है अगर वो स्टीरॉइड्स का मिसयूज करते हैं। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर अदनान कि अगर स्टीरॉइड्स की एक्सेस हो जाए जिस्म में तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं? स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें, अगर हम कोर्टिसोल की बात करें जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, उसकी ज़्यादती की वजह से वज़न का बढ़ना, जिल्द का पतला हो जाना, धब्बे वगैरह पड़ जाना, या आपकी पेट पे ना पर्पलिश पिंक
प्लिस्टर आया, धारियाँ का पड़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर का हाई होना, आपके गैस्ट्राइटिस, मैदे में सीवियर एसिडिटी, ऑन एंड ऑफ मैदे में जलन रहना या बदहज़मी के मसाइल हो जाना। उसके अलावा अगर हम उसके अलावा आपके जो सेक्सुअल हेल्थ है इस पर काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसके फंक्शनिंग भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी जो कुव्वत मुदाफ़त है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस होने का, यूरिन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, एलर्जी आपको ज़्यादा हिट कर सकती है। तो इसकी मुख्तलिफ अलामात है जो कि आ सकती हैं। और इसके अलावा इसके नज़र पे फ़र्क पड़ना और ख़ासकर आपके ये तो फिज़िकल, इसके जो आपके मूड पे आपके जो साइकोटिक इम्पैक्ट्स हैं वो आपका लो मूड होना, बाज़ दफ़ा सीवियर डिप्रेशन के साथ पेशेंट आना, बाज़ दफ़ा पैनिक हो जाना या इस तरह पैनिक अटैक्स हो जाना। तो इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं जो कि आपकी स्टेरॉइड्स की, खासकर जो कोर्टिसोल की एक्सेस जिसको हम कुशिंग वाइट सिंड्रोम, उसमें कुशिंग वाइट फीचर्स कहते हैं, तो ये उसके साथ हो सकता है। सही। अच्छा, कोर्टिसोल की आपने बात की, ये इसी तरह है, एक बड़ा ही ज़बरदस्त केमिकल है जो कि आपकी बॉडी बनाती है और ये तब बनता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। इट गिव्स यू द एनर्जी टू फाइट दैट स्ट्रेस। लेकिन एक स्टेज आती है जब बॉडी भी कोर्टिसोल प्रोड्यूस करके थक जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एड्रिनल फटीग। तो एड्रिनल फटीग के मुतालिक बताइएगा, ये क्या होती है, क्यों हो जाती है, इसमें क्या अलामात आती हैं? देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि कोर्टिसोल की कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं, उसमें लेवल्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर तो ऊपर जो पिट्यूटरी का मसला है कि वहीं से हार्मोन नहीं निकल रहा जिसकी वजह वो नीचे वो नहीं कर रहा, तो वो उसकी वजह से एड्रिनल आपकी इनसफिशेंसी, जिसको हम बोलते हैं कि कोर्टिसोल इनसफिशेंसी, या फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि कोर्टिसोल खुद बना रहा है, उसके मसाइल हो सकते हैं। उसमें जो मेन उसके मसले हो सकते हैं कि कुछ इन्फेक्शंस, खासकर टीबी जो कि हमारे सेटअप में काफ़ी कॉमन है, उसके साथ उसमें टीबी के साथ भी आपके एड्रिनल इनसफिशेंसी हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा है बड़ा कॉमन ऑटो इम्यून, जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं, कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त में कुछ तब्दीली हो गई है, कोई एंटीबॉडीज़ ऐसे बन गए हैं जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करें, जिसकी वजह से वो एड्रिनल ग्लैंड काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया। उसके अलावा बाज़ दफ़ा उसमें हेमरेज हो जाना या उसके अलावा ये 2-3 मेन वजूहात है। उसके अलावा फिर रेयर कॉजेज़ आ जाती हैं। और बाज़ दफ़ा अगर हम ऑटो इम्यून की बात करें तो इसकी एसोसिएशंस होती हैं अदर हार्मोनल इशूज़ के साथ भी। तो ये उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं कि आपने देखना है कि पिट्यूटरी लेवल पे वो कम काम कर रहा है या आपके एड्रिनल लेवल पे। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर जो एक बहुत कॉमन वजह जो हमने उस वक्त से बात करें कि बहुत ज़्यादा आप स्टेरॉइड्स का इंटेक लेंगे और जब आप उसको बंद कर देंगे तो उसकी वजह से भी आपको जो इनसफिशेंसी है वो हो जाती है, क्योंकि आपका अपना एक्सेस जो अपना मैकेनिज्म है कोर्टिसोल बनाने का वो सो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है एंड उसमें बाज़ दफ़ा महीने साल लग जाते हैं कि उसको रिकवर होने में। तो ये उसकी मेन वजूहात है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स की, कोर्टिसोल की कमी वाक़ई हो सकती है। अच्छा डॉक्टर अदनान, आपने भी अभी जिक्र किया और सेटअप में भी यही देखा गया है कि अगर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो पेशेंट को दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी लग जाती है। तो इनका क्या कोरिलेशन होता है? और बाज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें स्टीरॉयड दिए जाते हैं आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। तो थोड़ा सा इस मुतालिक भी बताइएगा कि ये क्यों दिए जाते हैं और किस तरह से इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है? अगर हम पहले बात करें कि इंडिकेशंस ऑफ स्टेरॉइड्स, ये इम्यून मॉड्यूलेटर बेसिकली इनका रोल होता है जिन कंडीशन में दी जाती है। और टॉप ऑफ द लाइन अगर हम रूमेटाइड आर्थराइटिस बात कर लें या SLE बात करें, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये, क्योंकि ये सारे जो मसले हैं ऑटो इम्यून, ये ऑटो इम्यूनिटी में आपकी आप इसे कह लें कि कुछ छेड़छाड़ हो गई है और उसको मॉड्यूलेट करने के लिए स्टेरॉइड्स का रोल होता है। इसके अलावा आपकी जो मैदे की कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस या मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिसमें आपकी ये सोजिश को बेसिकली कम कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके जो सांस के मसले हैं उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है कि आपकी अगेन उसमें भी आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका रोल होता है। ये तो मेनली इन कंडीशंस में ये दिए जाते हैं। अगेन दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स अगर वो उसमें यूज़ के। और जहाँ तक आपने जो बात की कि इनकी कमी की वजह से, सॉरी दूसरा आपका सवाल क्या था? नहीं, मैंने पूछा था कि अगर एक ऑटो इम्यून जी ऑटो इम्यून, जी ऑटो इम्यून का काफ़ी क्लोज इनका एसोसिएशन है और इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिस्टम। कि ये सारे जो आपकी जो इम्यूनिटी में छेड़छाड़ की वजह से, अगर आपकी एक इम्यूनिटी में छेड़छाड़ होती है, ये HLA लिंक्ड फिनोमेनाज आ जाते हैं। तो उसके साथ अगर किसी को थायराइड का मसला है और लेट्स से एट सम स्टेज वो अगर लो BP के साथ, वॉमिटिंग के साथ, इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर रहा है, वेट लॉस के साथ, तो उसमें बड़े चांसेस हैं कि उसको ऑटो इम्यून एड्रिनल इनसफिशिएंसी जिसको हम एडिसन्स बोल सकते हैं। इसी तरह इसके एसोसिएशन आपकी ऑटो इम्यून ओवेरियन फेलियर के साथ हो सकती है। उसके अलावा वर्टिलिगो का होना, रूमेटाइड आर्थराइटिस का होना। तो
ये सारी चीज़ें आप जितनी भी कुव्वत मुदाफ़त है उनका आप देखेंगे बेसिक्स जो हैं, जो उनका जो कॉज है, पैथोजेनेसिस है, वो उनकी क्योंकि एक सिमिलैरिटी होने की वजह से, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर किसी को एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसको दूसरी भी को एग्जिस्ट कर सकती है। और उसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टाइप बाई ए टाइप, मुख्तलिफ किस्म के ना पॉलीग्लैंडुलर सिस्टम्स हैं जिसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अच्छा डॉक्टर अदनान, अगर आप स्टीरॉइड्स पर हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप उन कॉम्प्लिकेशंस के मुतालिक बात करें, जिस तरह कि हमने कहा कि आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं, आप डायबिटिक हो सकते हैं, आपकी आंखें अफेक्ट हो सकती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब किसी पेशेंट को स्टीरॉइड दिए जाते हैं तो उसको बाकायदा चेकअप के लिए बुलवाया जाता है, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके साथ उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके लिए मेडिसिन्स भी दी जाती हैं ताकि पेशेंट की जो बोन्स हैं वो ख़राब ना हो, बाकी मसाइल ना हो। तो क्या पाकिस्तान में भी ये रिजीम फॉलो की जाती है, और अगर एक पेशेंट स्टीरॉइड पे है तो उसको कितना फ्रीक्वेंटली अपना चेकअप करवा लेना चाहिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो जिसको हम बात करते हैं ना ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। जो इधर बाहर हैं कि वहाँ पे तो आपको कंट्रोल्ड मेडिकेशन मिलती है, इस ड्यूरेशन की मिलेगी, उसके अलावा आपको बाहर ओवर द काउंटर वो मेडिकेशन नहीं मिलेगी। तो जब वो मेडिकेशन आपको उस टाइम के लिए एज़ पर डॉक्टर एडवाइस मिलेगी, तो उसके बाद आपने यू हैव टू विजिट द डॉक्टर कि अगर आपको और मेडिकेशन चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है। ये तो नहीं आप किसी भी बाज़ार से जाके ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि आप जो एवर कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी फार्मेसी उसके पास, तो वो प्रिस्क्रिप्शन उस तरह से वो फॉलो नहीं होती वो प्रैक्टिस, जिसकी वजह से उनको इजी एक्सेस है उन मेडिकेशंस की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस में जिस तरह बाहर हैं कि अगर किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए मैंडेटरी है स्टेरॉइड्स का यूज़, और उसके साथ फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है, लेकिन अगेन स्टेरॉइड्स नेसेसरी हैं, पेशेंट ने देने हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस करने के लिए उनकी फिर सीरियल स्क्रीनिंग मॉनिटरिंग चल रही होती है। जिस तरह हम ऑस्टियोपोरोसिस, बोन थिनिंग की बात करें तो तो उसको जज करने के लिए उसको एसेस करने के लिए देयर इज अ टेस्ट जिसको हम डेक्सा स्कैन करते हैं। वो ईयरली उस बेसिस पे 3-4 ईयरली वो उसको एसेस करते हैं कि पेशेंट की कितनी बोन की थिनिंग हुई हुई है। उसके अकॉर्डिंगली देयर आर सर्टन मेडिकेशंस जो कि 3 मंथली या ईयरली या 6 मंथली, बाज़ दफ़ा मंथली भी लोग दे रहे होते हैं, जिसको हम बिसफॉस्फोनेट्स करते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस में उसकी इंडिकेशन है, तो वो बोन की प्रोटेक्शन के लिए अलॉन्ग विद द कैल्शियम एंड विटामिन डी उसके साथ दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर किसी को ब्लड प्रेशर्स का या शुगर्स का मसला है तो उसको वो उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करके उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि लेट्स अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स है और वो स्टेरॉइड्स इंड्यूस उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ हो गई है, तो उसको मेडिकेशन के साथ उसको फॉलो किया जाएगा कि उसकी जो शुगर्स है लाइक आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स उनका जीपी है उसको वो फॉलो करता है, उसको एसेस करता है कि इसकी शुगर्स कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल में है, वेट के क्या वो चल रहे हैं, तो उसके और उसको गैस्ट्राइटिस के लिए कोई पीपीआई का कवर रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगेन अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स पे है तो उसको पीपीआई कवर, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि मैदे की प्रोटेक्शन की दवाइयाँ, वो भी साथ चलेंगी ताकि उसका मैदे की अल्सर उसके चांसेस कम हो। उसको बोन हेल्थ के लिए भी साथ मेडिकेशन चलेगी। अगर उसको शुगर ब्लड प्रेशर है उसको भी हमने देखना है, उसको हमने मॉनिटर करना है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कि शुगर्स कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, नमकियात के उसके टेस्ट होने, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के उनका इम्बैलेंस तो नहीं चला। तो मुख्तलिफ एक उसकी मैनेजमेंट है अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पर है। और जैसे मैंने कहा कि एक एक्सपर्ट इसको सारी उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको एड्रेस करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी। ये प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज ये है कि स्टीरॉइड्स खुद बुरे नहीं हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल डिसाइड करता है कि ये ख़तरनाक होंगे या फ़ायदेमंद। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टीरॉइड्स ना तो ख़ुद से इस्तेमाल किए जाएं, ना ही ख़ुद से स्टॉप किए जाएं। इसी तरह बहुत सारी स्टीरॉयडल क्रीम्स जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं वो भी नुकसान का बाइस हैं, और बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स लोग बनाते हैं जिसमें बेटनोवेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना डॉक्टर के मशवरे के अलावा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सारी वॉक करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।